हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम यूनिट 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। हम देखेंगे कि ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसको इम्प्लीमेंट करने की दो टेक्निक्स होती हैं, हम उसके नाम भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्चुअल मेमोरी से। एक्चुअली ये वर्चुअल मेमोरी एक कंसेप्ट है, ये एक इल्यूजन है जो यूजर को एक इल्यूजन देता है कि उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी है। एक्चुअली वो इस कंसेप्ट या इल्यूजन से ये समझता है कि वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी पर काम कर रहा है। यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करके एक यूजर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को कम मेन मेमोरी साइज में भी एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसा हम जानते हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है, उसका साइज़ क्या होता है? लिमिटेड होता है, लिमिटेड साइज़ की होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक प्रोग्राम की या एक प्रोसेस की जो यूज़र लिखता है, उसका साइज़ अनलिमिटेड होता है, कोई लिमिट नहीं होती। तो जब हमें इस अनलिमिटेड या बहुत बड़े साइज़ के प्रोग्राम को एक छोटी मेन मेमोरी में, कम साइज़ की मेन मेमोरी में रन कराना होता है, तो वहाँ पे हमारा मेन मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पर प्रोसेसेस जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होंगे? सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब कि हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जो प्रोसेसेस स्टोर्ड होते हैं, हम उन प्रोसेसेस को डिवाइड कर देते हैं पेजेस में। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमें पूरा प्रोसेस एक टाइम पर तो ज़रूरत पड़ता नहीं है जब हमें उसे रन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने भी कई प्रोग्राम सी के लिखे होंगे, सी प्लस प्लस में लिखे होंगे, जावा, पाइथन। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे जहाँ पे आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो आपके वो सारे इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम तो ज़रूरत पड़ते नहीं है। इंस्ट्रक्शन की नीड अकॉर्डिंग टू द हमारा कौन-सा हम प्रोसेस अभी कौन-सा प्रोसीजर या कौन-सा हमारा फंक्शन रन हो रहा है, उस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी हम इसी कांसेप्ट का यूज़ करके एक कम साइज़ की मेन मेमोरी में भी बहुत लार्ज साइज़ के हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको रन करते हैं। अब क्योंकि पूरा प्रोसेस एट अ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम केवल रिक्वायर्ड पेजेस को ही, ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस के रिक्वायर्ड पेजेस को ही कहाँ लाते हैं? मेन मेमोरी में लाते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक डायग्राम से। तो यहाँ है हमारा सीपीयू जिसको क्या करना है? एग्जीक्यूशन करना है। फिर हमारे पास होती है एक कैश मेमोरी जो कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के काम में आती है। अब यहाँ पे है हमारी मेन मेमोरी जो कि एक लिमिटेड साइज की होती है और इसमें क्या होते हैं? हमारे ब्लॉक्स होते हैं जो हमने देखे थे। और यहाँ पे हमारी एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लीजिए ये हमारी हार्ड डिस्क है। ये हमारी क्या है? हार्ड डिस्क है। और यहाँ पे है हमारी मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क से या फिर जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहां से जब हम मेन मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है पेज ट्रांसफर। चलिए, इस हार्ड डिस्क में क्या होंगे? डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। मान लीजिए ये प्रोसेस 1 है, ऐसे ही एक और प्रोसेस स्टोर होगा, प्रोसेस 2, और बहुत सारे प्रोसेसेस इस हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे। अब जैसा कि जस्ट हमने डिस्कस किया, ये जो प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी या जिसको अभी हम हार्ड डिस्क बोल रहे हैं, वो हमारे किस में डिवाइड करेंगे? हम इनको पेजेस में। तो ये प्रोसेस 1 का पेज 0, प्रोसेस 1 का पेज 1, प्रोसेस 1 का पेज 2, कुछ इस तरीके से। सेम हम कोई दूसरे प्रोसेसेस जो स्टोर हैं उनको भी पेजेस में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस 2 का पेज 0, प्रोसेस 2 का पेज 1 और इस तरीके से इसको भी डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये पूरा प्रोसेस एक साथ तो जरूरत नहीं होगा रन होने में। तो हम क्या करेंगे? इनके पेजेस जो फिलहाल जरूरत है, अभी इनको एग्जीक्यूट होना है, केवल उन्हीं प्रोसेस के पेजेस को हम लेके आएंगे इस मेन मेमोरी में। तो जब हम सेकेंडरी मेमोरी से कोई डेटा मेन मेमोरी में लाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैप इन। और
अगर मान लीजिए ये मेन मेमोरी पूरी भरी हुई है, इसमें जगह नहीं है कोई नया पेज लाने की, तो हमें करना पड़ता है यहाँ से एक पेज रिप्लेस और हमें जगह बनानी होती है, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज को लेके जाना पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी में और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैप आउट। तो ये मेरा हो गया स्वैप इन और ये हो गया स्वैप आउट। सेकेंडरी से मेन में स्वैप इन, मेन से सेकेंडरी में स्वैप आउट। अब इस केस में हमारी जो मेन मेमोरी होती है, यहां पर जो एंट्रीज होंगी वो क्या होगी, पेज टेबल ऑफ प्रोसेस कौन सा 2। अब मान लीजिए इस प्रोसेस का कोई एक पर्टिकुलर पेज फिलहाल जरूरत है सीपीयू को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसकी पेज टेबल लाएंगे प्रोसेस 2 की और फिर हम मान लीजिए मुझे अभी फिलहाल प्रोसेस 2 का पेज 1 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, पेज 1 ऑफ प्रोसेस 2। इससे क्या होगा, हमारा मान लीजिए ये प्रोसेस 2 रन होना था और इसमें भी हमें अभी फिलहाल जरूरत है इस पेज 1 की और हमें इस प्रोसेस में किसी भी पेज की जरूरत नहीं है, तो सारा का सारा जो प्रोसेस है और उसके पेजेस है वो यहीं रहेंगे, केवल हम जो रिक्वायर्ड पेज है इस प्रोसेस का उसी को ला रहे हैं मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करवाने के लिए और फिर वो फर्दर जैसा हम डिस्कस करते आए हैं कैश में जाके फिर हमारा जो सीपीयू है उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे वर्चुअल मेमोरी का। अगर हम बात करते हैं कि एक वर्चुअल मेमोरी की जरूरत क्यों होती है, तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो हमारी मेन मेमोरी है उसका साइज लिमिटेड है और हमारी जो प्रोग्राम साइज होता है वो हमारा लार्ज है। तो जब हमें लार्ज साइज के प्रोग्राम को लिमिटेड साइज की मेमोरी में रन करना होता है, तो हमें जरूरत पड़ती है इस वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट की, जो हमें एक ऐसा इल्यूजन देता है कि हम जितनी मर्जी आए लार्ज साइज के प्रोग्राम को अपनी लिमिटेड मेमोरी का मेन मेमोरी का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। रीजन ये है कि हमें पूरा प्रोग्राम एक साथ जरूरत नहीं पड़ता, हमें कुछ पेजेस या कुछ ही एक जो हमारे फंक्शंस होते हैं उन्हीं को एट अ टाइम रन करने की जरूरत होती है। एक बार जब वो रन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वापस से उनको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करवा देते हैं स्वैप आउट और फिर हमारे जो नीडेड है उनको हम यहाँ पे वापस से ले आते हैं स्वैप इन। चलिए, ये तो हो गया एक वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और इसकी नीड क्या होती है। अब बात करते हैं कि इस वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो एक्चुअली ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम इसको दो टाइप्स से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट है वो कहलाता है पेजिंग एंड जो सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन है वो है सेगमेंटेशन। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।